दोस्तों, मैं देशराज सिंह गुर्जर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस विद देशराज पर। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर रहे थे कोशिका के बारे में। हमने कोशिका के बारे में सीखा था कि कोशिका कैसे कार्य करती है, कोशिका कैसे विकास करती है और कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका के अंदर हमने उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो दोस्तों, चलो एक बार फिर शुरू करते हैं जंतु कोशिका को। जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि यह एक प्लास्टिक कैरी बैग की भांति कार्य करती है और उसके अंदर पड़े हुए आम, चीकू, संतरा जो भी फल होते हैं वो कोशिकांग की भांति कार्य करते हैं। तो दोस्तों, सेम कंडीशन है कोशिका के अंदर कि इसका जो बाहरी आवरण होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, वह एक प्लास्टिक कैरी बैग की भांति कार्य करता है और कोशिका के अंदर उपस्थित निर्जीव और सजीव कोशिकांग हमारे फलों की तरह व्यवहार करते हैं। इस कारण कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि किस अंग को बाहर जाना है, किस पदार्थ को बाहर जाना है और किस पदार्थ को कोशिका के अंदर आना है। तो दोस्तों, चलो आज हम इसकी डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करते हैं जंतु कोशिका की। कोशिका कला क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तारककाय क्या होता है, इसका क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका क्या कार्य है, लाइसोसोम क्या होता है, इसका क्या कार्य है, इनकी खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कोशिकांग के बारे में कि कोशिकांग होते क्या हैं। किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में उपस्थित सजीव और निर्जीव यानी जीवित और मरे हुए जो भी आपके अंग हैं उन्हें सामूहिक रूप से कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारककाय आदि। ये इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे हम कोशिका कला कहते हैं, इंग्लिश के अंदर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोशिका कला बना किसका होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी आकृति कैसी होती है, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं करता है, उसको आकार देने का काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे बाहरी आवरण होता है। दोस्तों, हमने जीव द्रव्य पढ़ा था, कोशिका द्रव्य प्लस कोशिकांग टोटल रूप से कहलाता था आपका जीव द्रव्य। ये क्या करता है कि जीव द्रव्य का सबसे जो बाहरी आवरण होता है वह आपका क्या होता है, कोशिका कला। कोशिका कला ही कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है, यानी कि कोशिका का जो आकार होता है, उसे जो आकार दिया जाता है वह कोशिका कला के द्वारा ही दिया जाता है और जीव द्रव्य की सुरक्षा करता है। कोशिका के अंदर उपस्थित जो जीव द्रव्य है, सजीव और निर्जीव कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, उन सब को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है सर, कोशिका कला। अब बात करते हैं सर कि कोशिका कला की मोटाई कितनी होती है, यानी कि जो ये परत होती है, बाहरी जो आवरण होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है। तो दोस्तों, इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 105 एंगस्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू NCERT और RS राजस्थान बोर्ड और NCERT के आधार पर
इसकी जो आकृति होती है वह होती है 75 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 105 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग है जो उसकी मोटाई को मापने की यूनिट है या इकाई है, यानी कि कोशिका कला को मापने की जो इकाई है वह क्या है आपकी एंगस्ट्रॉन्ग है, जिसकी मोटाई कितनी है सर 75 से 105 एंगस्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं सर कि कोशिका कला के अंदर, अब सर कोशिका कोई भी चीज़ है जिसका कोई एक बाहरी आवरण है तो उसके अंदर जाने वाली चीज़ और बाहर निकलने वाली चीज़ का निर्धारण कौन करेगा सर आपका कोशिका कला। तो वही बात करते हैं कि कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, यानी कि कोशिका के अंदर कोई भी जो पदार्थ एंट्री करेगा और कोई भी पदार्थ जो एग्जिस्ट करेगा या बाहर निकलेगा उन सभी का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है सर कोशिका कला के हाथ में। कोशिका कला ही नियंत्रण करेगी किसका किसी भी द्रव्य का या किसी भी पदार्थ का कोशिका के अंदर जाना और बाहर आने का नियंत्रण करती है कोशिका कला। इस कारण इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। सर ये इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो होती है वो कोशिका के अंदर कहाँ पर पाई जाती है, या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है वह कोशिका का कौन सा आवरण होता है। तो सबसे बाहरी आवरण जो होगा वह आपका कोशिका कला होगा, उसे ही हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब बात करते हैं सर कि ये बनी कैसे होती है। सर ये 3 स्तरों में बनी होती है, 3 लेयर्स के अंदर इसका निर्माण होता है। और बनने वाले जो चीज़ है जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है, जिनके द्वारा ये बनी हुई होती है वह प्रोटीन्स के अणु या प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड्स के द्वारा बनी होती है। कोशिका कला है वह मेनली प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। अब बात करते हैं सर कोशिका भित्ति की। ये दोस्तों हमारी हुई थी कोशिका कला, जो किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, बाहर और अंदर आने जाने वाले पदार्थों का कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है और उनको आने जाने का रास्ता प्रदान करती है। वह है आपकी क्या है सर कोशिका कला। अब बात करते हैं दोस्तों हम कोशिका भित्ति की। ये कोशिका भित्ति क्या चीज़ होती है, क्या यह जंतु कोशिका में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। सर यह जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, किसी भी पेड़ को जब देखते हो तो उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे हम छाल कहते हैं, वह जो होती है वह कोशिका भित्ति होती है, वह एक निर्जीव परत होती है। चलो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला, यानी कि कोशिका कला तो होती है दोस्तों, पादपों में भी कोशिका कला तो होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है, एक निर्जीव परत पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं कोशिका भित्ति। यानी कि दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि जंतु और पादपों में जो मेनली कोशिकाओं के अंदर जो अंतर होता है वह अंतर होता है आपका किसका, सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति का। क्योंकि कोशिका कला तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति अब बनी किसकी होती है सर, तो पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। और यही कारण है कि जब मानव कभी भी पेड़ की छाल वगैरह कुछ खा लेता है तो वह उसको पचा नहीं पाता और मल के द्वारा वह बाहर निकल जाती है, इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अभी बात करते हैं कि कोशिका भित्ति जो है वह बनी होती है किसकी सर, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन आदि की बनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जंतु और पादप कोशिका, जंतु एवं पादप कोशिकाओं में
जो अंतर है वह कोशिका भित्ति के कारण है। यानी कि अब हम कोशिका भित्ति के आधार पर जंतु और पादप कोशिकाओं को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसी भी कोशिका के अंदर जंतु और पादप कोशिका होने का अंतर सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति के आधार पर ही पाया जाता है। तो हम अनुमानतः कह सकते हैं कि जंतु और पादप कोशिकाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण अंतर है वह कोशिका भित्ति का होता है। अब बात करते हैं सर कि कोशिका भित्ति है तो सर कुछ ना कुछ इसका काम भी होगा। जब बनी हुई है कोई चीज़ प्रकृति के अंदर तो बिना रीजन के वो नहीं बनी होती, कोई ना कोई उसका कारण ज़रूर रहा होगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है या इस एनवायरनमेंट के अंदर हुई है। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है वह पादपों को अतिरिक्त यानी अलग से अतिरिक्त सुरक्षा व आकृति प्रदान करती है। एक बात निकल के आई कि सर अंतर हुआ जंतु और पादप में कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका भित्ति होती है वह पादपों को अलग से या अतिरिक्त सुरक्षा और उनका आकार प्रदान करती है। अतिरिक्त सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है सर कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका को किसके आधार पर या किसके बिहाफ पर अलग किया जा सकता है, वह आपकी सर कोशिका भित्ति के आधार पर हम जंतु और पादप कोशिका दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य की। दोस्तों अभी कोशिका द्रव्य की बात करते हैं उससे पहले थोड़ा ये चित्र समझते हैं। ये आपका केंद्रक था, यहाँ पर एक तरल पड़ा हुआ था, द्रव्य पदार्थ पड़ा हुआ था। यह द्रव्य ही कोशिका द्रव्य कहलाता है जिसके अंदर निर्जीव और सजीव कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि। यह जो कोशिका द्रव्य होता है ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं। कोशिका में कोशिका कला, कोशिका कला आपका बाहरी आवरण एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि केंद्रक और कोशिका कला के मध्य में जो खाली स्थान है इसमें जो भरा हुआ द्रव्य है या तरल है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही निर्जीव और सजीव कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ही कई सजीव और निर्जीव कोशिकांग पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो उसके अंदर उपस्थित कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं जल, ग्लाइकोजन, यह ग्लूकोज का संचित रूप है, ग्लूकोज का संचित रूप। मानव शरीर के अंदर हमें जो ऊर्जा प्रदान करता है वह ग्लाइकोजन है। जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, जो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है, वह आपको आवश्यकता के समय अलग से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जल, ग्लूकोज, वसा
और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर। दोस्तों बात करते हैं कि कोशिका कला और केंद्रक के मध्य उपस्थित खाली स्थान जिसके अंदर एक जल भरा हुआ है, एक तरल भरा हुआ है, एक द्रव्य भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर ही बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। वो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस द्रव्य के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं। उसके अंदर मेनली होता है आपका जल, उसके बाद ग्लाइकोज जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, और ग्लूकोज का संचित रूप होता है। वसा आदि पदार्थ पाए जाते हैं किसके अंदर सर? कोशिका द्रव्य के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। ये कोशिकांग है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। इसकी आकृति आपकी हड्डी की तरह होती है। वज्र का नाम सुना सर आपने? वज्र इंद्र भगवान के पास जो होता है, ऐसी इसकी आकृति होती है, और यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सूत्रगणिका भी कहते हैं, सूत्रगणिका भी कहते हैं, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बात समझते हैं। हमने पढ़ा था कोशिका के प्रकार। कोशिका को हमने दो प्रकार से पढ़ा था केंद्रक के आधार पर, यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्राकैरियोटिक कोशिकाएं। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती थी जिनके अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के आधार पर हमने कोशिका को दो भागों में बांटा था। जिनके अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिनके अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता या केंद्रक अनुपस्थित होता है उसे हम प्राकैरियोटिक कोशिकाएं कहते थे। तो दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वह आपकी सिर्फ और सिर्फ केंद्रक वाली कोशिका के अंदर ही पाया जाएगा, जिन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और कब की थी। दोस्तों इसका आपने पढ़ा होगा अल्टमान। बहुत सारी किताबों में कोशिका की खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों यह गलत है। यह NCERT और RBSE के आधार पर जो हमने पढ़ा है वह है आपका क्या? कोलिकर। यह आपका 100% सही है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? वह आज से पढ़ोगे आप क्या? कोलिकर ने की, ना कि अल्टमान ने। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुआ था कोलिकर, उन्होंने की थी। NCERT और RBSE बेस पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। दूसरा सर कि इसका नामकरण किसने दिया? जैसे होता ना कि किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका नाम भी रखा जाता है। बच्चा तो पैदा हो गया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया पैदा हो गया, इसका नाम पता नहीं है। यानी हमें पता है कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान करने का काम जो कर रहा है वह कोई चीज़ है हमारी कोशिका के अंदर, अभी उसका नाम नहीं रखा। अब पैदा हो चुका है तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा। तो नाम रखा सर, एक वैज्ञानिक हुआ था बेंडा, सी बेंडा। इसने इसका नामकरण दिया था और इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रगणिका। अब बात करते हैं सर कि यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और ये कार्य क्या करता है सर? आपको कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा, एनर्जी, जो उसको नेसेसरी है, एनर्जी की जितनी उसको आवश्यकता होती है ऊर्जा की कोशिका को, उसे प्रदान करने का कार्य करेगा। दोस्तों कोशिका को ऊर्जा कैसे और क्यों मिलेगी यह मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम भोजन करते हैं, जो पाचित रस होता है भोजन के अंदर से हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है, भोजन का पाचन करने के बाद में जो रस बनता है उसका, वह कोशिका के अंदर जाता है, और कोशिका के अंदर जाने के बाद में वह रस
कोशिका के अंदर जाने के बाद में वह रस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया उसको जलाएगा या उसका ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण करने के बाद में उससे उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और कार्य करेगी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है वह कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस कारण ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। अब ये सर माइटोकॉन्ड्रिया जो बना हुआ है इसकी जो आकृति होती है वह दोहरी झिल्ली युक्त होती है, यानी कि 2 झिल्लियों की बनी हुई होती है। इसकी जो आकृति होती है वह 2 झिल्लियों की बनी होती है। इस कारण इसे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी कहते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी कहते हैं। अब बात करते हैं सर कि मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर आने वाले पाचित रस या एंजाइम्स, एक ही बात है सर, वे आते हैं कोशिका के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के पास संपर्क में जाते हैं। तो जो एंजाइम्स हैं उनका श्वसन विधि के द्वारा, जैसे हम खाना खाया उसके बाद हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, श्वसन की क्रिया जो करते हैं वह आपके भोजन का कंबंशन करती है या उसको जलाती है या उसका ऑक्सीकरण करती है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी को क्या मिलती है सर, एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करने के लिए तत्पर होती है, अच्छे से कार्य करने के लिए उपयोगी है। करते हैं सर कि जो एक माइटोकॉन्ड्रिया है यह और क्या कार्य करती है सर, यह एक तो आप अंडाणु के अंदर योग फॉर्मेशन का कार्य करती है। योग फॉर्म का जब शुक्राणु अंडाणु से कांटेक्ट में आता है तो जो योग फॉर्मेशन होता है उस समय उसका निर्माण का कार्य करती है। दूसरा दोस्तों ये काम करती है प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है माइटोकॉन्ड्रिया। इस कारण इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। नोट, इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी प्रदान करने का जो कार्य कर रहा है, हमें जो ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है, वह आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रगणिका, जिसकी खोज कोलिकर ने की थी 1880 में। नाम दिया था बेंडा ने। इसकी आकृति होती है वह कुछ हड्डी नुमा होती है और इसकी जो झिल्ली बनी हुई होती है वह 2 झिल्लियों से बनी हुई होती है। इस कारण हम इसे एनर्जी देने के कारण हम इसे कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। और सर हमें एनर्जी देने का काम करता है यह ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं उनका श्वसन के द्वारा कंबंशन होता है, उनका जलन होता है या जलाया जाता है उनको बॉडी के द्वारा, या ऑक्सीकरण होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से हमारा शरीर कार्य करता है, निर्माण करता है सर ये अंडाणु में योग फॉर्मेशन का, प्रोटीन संश्लेषण का। इस कारण इसे हम अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है सर ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।